हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। चुलबुली, चंचल, मस्त, मनमोजी महक जिंदगी को अपने अंदाज से जीती थी। आज उसके विवाह को भी कुछ वर्ष हो चले थे। बच्चों के पालन पोषण के लिए उसने अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी थी। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं, तीनों को ही मम्मी पापा ने बेटों से भी बढ़कर पाला पोसा था। आज तक जिंदगी में उन्हें कभी भी लगा था कि वह बेटियां हैं। तीनों की शादियां हो चुकी थी, सब अपने अपने घर में खुश थी। महक का विवाह मनोज से हुआ था। वह शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। उनके 2 बच्चे थे। घर के काम काज और बच्चों में मस्त रहती थी। बहुत खुश थी महक। नाश्ता क्यों नहीं किया? क्या हुआ महक? मनोज बोला। कुछ भी तो नहीं, अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी हो रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो। तभी फोन की घंटी बजी। अरे माँ, तुम ठीक हो? पापा कैसे हैं? महक, बेटा जल्दी आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ। हड़बड़ाते हुए उसने फ़ोन रखा और बोली, जल्दी चलो, पापा की तबीयत बहुत खराब है। घर पहुंची तो पता चला कि पापा सिटी हॉस्पिटल में हैं। वह वहां पहुंची तो उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें 10 दिन के लिए एडमिट कर दिया था। पापा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। आप सब लोग घर जाओ, मैं पापा के साथ ही रहूंगी। चलो ठीक है, अपना भी ध्यान रखकर ना, कहकर मनोज और सब लोग घर चले गए। महक और पापा की बहुत बनती थी। मनोज से भी अधिक हर बात पापा के साथ शेयर करती थी। वह कुर्सी पर बैठी पापा को देख रही थी। दवाई लेकर अभी अभी सोए थे, तभी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे, नहीं, यह नहीं हो सकता। आवाज़ सुनकर नर्स दौड़ी दौड़ी आई और इंजेक्शन दिया। फिर उन्हें नींद आ गई। 3-4 दिन हो गए। अक्सर पापा नींद में चिल्लाने लगते, यह नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। डॉक्टर के अनुसार उनकी याददाश्त पर असर पड़ा था। कभी वह कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाते थे और कभी उन्हें बचपन की पुरानी बातें, सालों पुरानी बातें याद आने लगती। इसी वजह से वह बार बार चिल्लाने लगते थे। नींद में आज भी अचानक पापा जोर से चिल्लाने लगे कि यह नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ उससे लेने, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने दोबारा आंख नहीं खोली। वे दुनिया छोड़कर जा चुके थे। इतना गहरा सदमा, पूरी तरह से हम सब टूट गए थे। समय बीतता गया पर महक के दिमाग से एक बात नहीं जा रही थी कि पापा आखिरी वक्त पर किसके बारे में बात कर रहे थे। मनोज ने समझाया, महक इतना मत सोचो, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में वह कुछ भी बोल देते थे। परेशान मत हो, ज़्यादा मत सोचो। अभी तो माँ भी कुछ बताने की हालत में नहीं थी। कौन थी वह? किसे लाने की बात कर रहे थे? यह बात उसे घन की तरह खाए जा रही थी। किसी समय की याद पापा को आई थी, अंतिम समय में जिसका जिक्र उन्होंने आज तक नहीं किया। वह तो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। सोच सोच कर उसका दिन का चैन, रातों की नींद गायब हो चुकी थी और दिन पर दिन वह कमज़ोर होने लगी। आंखें शाम से ही बोझिल होने लगती। दिल करता कि सो जाऊं, पर वह जब सोती तो देर तक नींद ही नहीं आती थी। उसे कभी कभी तो सोच की धुरी पर ऐसे बैठती कि पूरी रात करवटें बदलते बदलते कब भोर हुई पता ही नहीं चलता। 3-4 महीने बीत चुके थे, किंतु महक के दिमाग से अभी तक यह फितूर नहीं उतरा था। उसे बस जानना था कि कौन थी। आज माँ ने बुलाया था। वह जाते हुए बोली, मनोज, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी, अपना और बच्चों का ध्यान रखना, कहकर वह चली गई। महक को देखकर माँ बहुत खुश हुई थी। अकेलापन उन्हें काटने को आता था। बच्चों को भी ले आती बेटा, आजकल एग्जाम चल रहे हैं। यहाँ आते तो सारा दिन सिर पर उठा लेते, पढ़ना वढ़ना तो कुछ नहीं, इसीलिए मैं नहीं लाई। मनोज से तो थोड़ा डरते हैं,
मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। माँ अभी भी संभल नहीं पाई थी, बार बार पापा को याद करके रो पड़ती थी। बड़ी दीदी ने माँ को अपने पास ही रख लिया था। अकेली भी वह कैसे रहती। दीदी और जीजू जरूरी काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे। एक बेटा था, वह विदेश पढ़ाई के सिलसिले में गया था। रात को महक माँ के साथ सोई। आधी रात को आँख खुली तो देखा माँ जागी हुई है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही है। सो जाओ माँ, बीमार हो जाओगी। अरे बेटा, नींद ही नहीं आती। अब रात भर काश तुम्हारे पापा होते, कहकर रोने लगती। भगवान ने मुझे उठा लिया होता, वह तो मेरी जिंदगी में फरिश्ते से भी बढ़कर थे। बेटा, हम इसी शहर के नहीं हैं। हमारी जड़ें तो एक बड़े गांव से हैं, जिसके जमींदार तुम्हारे दादाजी थे। तुम तीनों उस जमींदार खानदान से ताल्लुक रखती हो, तीनों बहनें। तुम्हारे पापा उनकी इकलौती संतान थी और मैं शहर के अनाथालय की सबसे होनहार लड़की थी। मेरी काबिलियत से मुझे गांव की पाठशाला में सरकारी नौकरी मिल गई। तुम्हारे पापा गांव के जमींदार के बेटे थे, पर वह दूसरों से एकदम अलग। बड़ी बड़ी आंखें, लंबा कद, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, और मैं उन्हें मन ही मन चाहने लगी थी। वह अक्सर गांव के बच्चों के दाखिले के सिलसिले में पाठशाला आया करते थे। मुझे क्या मालूम था कि वह मुझे भी पसंद करते हैं। एक दिन एकांत में उन्होंने अपने दिल की बात मेरे सामने कही और शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं बहुत ही असमंजस की स्थिति में थी। माँ बाबूजी ने इनका बहुत विरोध किया कि हम किसी भी अनाथ से तेरी शादी नहीं होने देंगे, जिसके घर बार, माँ बाप, खानदान का कुछ पता नहीं। पर इनकी जिद के आगे किसी की चलने वाली कहाँ थी। उन्होंने इनके आगे घुटने टेक दिए और हमारी शादी हो गई। पर उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। हम साथ रहते थे, पर मुझसे वो लोग बात नहीं करते थे। बहुत बुरा लगता था। तुम्हारे पापा समझते थे कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के साल बाद जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने सुना तो यह भी बहुत खुश हुए। माँ बाबूजी को पता चला तो वे कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों की चमक ने मुझे उनकी खुशी का आभास करा दिया। आने वाले मेहमान का इंतजार वह भी कर रहे थे। पाठशाला में लोगों ने बताया कि टीचर जी, जमींदार साहब ने जब सुना कि आपके पाँव भारी हैं, तो पूरे गांव में आने वाले पोते की खुशी में लड्डू बंटवा दिए। मैं भीतर ही भीतर बहुत खुश थी। ठीक ही कहते हैं कि असल से भी प्यारा ब्याज होता है। अब वह घड़ी आई। दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था। माँ और दाई माँ मुझे गांव से दूर लेकर हमारे एक पुराना घर था, वहां ले गई। वहां मैंने तुम्हारी बड़ी दीदी को जन्म दिया। मुझे घर पर न पाकर तुम्हारे पापा समझ गए कि मैं वही हूँ, क्योंकि पुराने मकान में ही जच्चा और बच्चा रहा करते थे। यह यहीं पर सभी बच्चों का जन्म होता था। लड़की देखकर दाई माँ और माँ का मुंह उतर गया। लड़की हुई है सुनकर सारे घर में मातम सा छा गया। सिर्फ तुम्हारे पापा बहुत खुश थे। 1-1.5 महीने बाद जब मैं वापस घर आई तो माँ के ताने, एक लड़के को भी जन्म नहीं दे सकी। बाबूजी पहले बेटे ने ही नाक कटा दी, हमारे दिल में पत्थर रख दिया और आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। लड़की हुई है, कहाँ मुंह छुपाए। समय का पहिया चलता रहा। अब बड़ी दीदी को 2 साल हो चुके थे। फिर से मैं माँ बनने वाली थी। तुम्हारे पापा ने सुना तो उनकी खुशी देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न थी। एक दिन मैंने सुना बाबूजी माँ से कह रहे थे कि अगर अब की बार लड़की हुई तो बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगा। हमें भी तो वारिस चाहिए अपनी खानदानी विरासत संभालने के लिए। सुनकर मेरा कलेजा बाहर आ गया। कुछ दिनों बाद तेरी मंजली दीदी का जन्म हुआ और घर में फिर मातम, अफसोस फैल गया और तेरे पापा को तो उनकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनके लिए बेटी, लड़की, लड़का दोनों ही समान थे।
वह अक्सर कहते थे कि माँ बाबूजी की बातों को दिल पर मत लेना, तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना। अब वह चाहते थे कि हमारा और बच्चा ना हो। वे दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा बनाना चाहते थे, पर विधि को यह मंजूर नहीं था। अभी तेरी मंजली दीदी को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरे पाँव भारी हो गए। अब कुछ समझ नहीं आया। इनके कई दोस्तों ने सलाह दी कि अबॉर्शन करवा लो, पर इन्होंने करारा जवाब दिया, मैं जीव हत्या का पाप अपने सर पर नहीं ले सकता। ईश्वर की मर्जी है, मुझे माननी ही पड़ेगी। इनके हर अंदाज को मेरा नमन। कहते कहते माँ जोर से रोने लगी। माँ चलो सो जाओ, बहुत हुआ, अब मुझे नहीं सुनना, सो जाओ। बेटा, मैं अपनी बात पूरी किए बगैर सो नहीं सकती। अब दिन गुजरने लगे। मुझे देखकर लगता भी नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 7-8 महीने हो चुके थे। पूरी तरह पीली पड़ गई थी। तुम्हारे पापा ने स्कूल की नौकरी छुड़वा दी। कहते थे आराम करो। बड़ी दीदी 3 साल की और मंजली अभी साल की भी नहीं हुई थी। दोनों छोटे ही थे। माँ बाबूजी लड़की समझकर दोनों की ओर देखते भी नहीं थे। जब देखो तब ताने देते थे, डूब के मर क्यों नहीं जाती। तीनों चुल्लू भर पानी में हमारे बेटे की जिंदगी नरक बना दी। 8वां महीना चल रहा था। तुम्हारे पापा काम के सिलसिले में शहर गए थे। सुबह से ही शरीर भारी भारी लग रहा था। अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो मैंने माँ को कहा। माँ ने दाई माँ को बुलाया। दाई माँ ने कहा, लगता है कि कल तक बच्चे का जन्म हो जाएगा। मैंने कहा, अभी तो 8वां महीना शुरू हुए 2 दिन हुए हैं। तो वह बोली, कई बार कमजोरी की वजह से बच्चा जल्दी हो जाता है। और उसी पुराने घर में ले गए जहाँ बड़की दीदी और मंजली हुई थी। मैं पूरी रात दर्द के मारे तड़पती रही। सहारा सिर्फ तुम्हारे पापा का था, वह भी शहर गए थे। सुबह पंछी चहचहाए और घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दर्द की इंतहा थी। अब तो मैं बार बार बेहोश भी हो रही थी। माँ मुझे कहती, जोर लगा, बस जोर लगा, सब जल्दी हो जाएगा। अब मुझे हल्की सी बच्चे की चीख सुनाई दी। मुझे लगा जैसे बच्चा पैदा हो गया। कमजोरी के मारे ना तो मैं बोल सकती थी और ना ही शरीर को हिला डुला पा रही थी। सिर्फ धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने सुना दाई माँ कह रही थी, यह तो बेहोश हो गई लड़की है, वह भी नीली पड़ी है, शायद यह बच नहीं पाएगी। क्या करना है मालकिन। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी। माँ बोली, देखो मटका पड़ा है, उसे तोड़ उसके नीचे वाले हिस्से में बच्ची को लपेट कर रख दे। यह तो देखने लायक भी नहीं है, पूरा बदन नीला पड़ा है, यह शायद जिंदा भी नहीं हो। इसे ले जा और कब्रिस्तान में फेंका। मैं मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मुझे यकीन था कि बच्ची जिंदा है। मैंने कानों से उसकी हल्की सी चीख सुनी थी। 6-7 घंटे बीत गए थे। करीब शाम के 4 बजे तुम्हारे पापा आए। माँ और दाई माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, मरी हुई लड़की पैदा हुई थी, उससे अब तक यहाँ रखने का क्या फ़ायदा। टूटे मटके में रखकर उसे कब्रिस्तान छोड़ आई हूँ, देखने लायक ही नहीं थी। माँ बोली, चलो तुम्हारे सर से बला टली। यह सुनकर पापा की समझ में कुछ नहीं आया। यह सब क्या बता रही है, क्या हुआ बताओ। यह दाई माँ क्या कह रही है, तुमसे सुनना चाहता हूँ। बोलो, कुछ तो बोलो, कहते हुए वे अंदर आए। मैं रोने के सिवा कुछ कह ही नहीं पा रही थी, पर इन्हें देखकर थोड़ी हिम्मत आई और मैंने उन्हें सारी बातें धीरे धीरे बताई। बोले, तुम चिंता मत करो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ उसे लेने, वह बिल्कुल ठीक होगी, कुछ नहीं हो सकता उसे। कहकर तुम्हारे पिताजी चले गए और मुझ पर बुरे बुरे ख्यालों के बादल मंडराने लगे। कहीं कोई जंगली जानवर ने तो नहीं मार डाला होगा, कोई कौआ गीदड़ बाजी ना नोच ले नन्ही सी जान को। सोचकर मेरा दिल दहल रहा था। कब्रिस्तान है, चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, चमगादड़, मुझे क्यों बचाया भगवान, तूने सोच रही थी कि तुम्हारे पापा गोदी में लिए बच्ची को ले आए और बोले, जल्दी जन्म होने के कारण कमज़ोर और नीली पड़ी है,
बच्ची मरी थोड़ी है, मेरे जिगर के टुकड़े को मरा हुआ मान लिया। माँ तुमने सांस ले रही है। मैंने रास्ते में चिकोटी काटी तो रोई भी थी। इसे दूध पिलाओ। ठीक है बिल्कुल। अब हम कभी घर वापस नहीं जाएंगे। मेरे कोई माँ बाप है ही नहीं। क्या ऐसे होते हैं माता पिता? तुम्हारे बाबूजी ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए माँ बाबूजी से, और हम शहर बस गए। अच्छे पढ़े लिखे होने के कारण तुम्हारे पिताजी को अच्छी नौकरी लग गई, और मैं भी बच्चों के लालन पालन के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तुम तीनों बहुत छोटे थे, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, और पापा ने भी मुझसे कहा था कि कभी भी पुरानी जिंदगी का जिक्र मत करना। मगर मैं जानती हूँ कि तुम पापा के जाने के बाद से ही बहुत परेशान हो। उनका जाना तो तुमने प्राकृतिक का नियम मान लिया, पर वह जिसके लिए अंतिम समय में चिंतित थे वह ठीक होगी, उसे कुछ नहीं हो सकता। कौन है वह? यह सोच सोच कर तुमने अपने आप को बहुत परेशान कर लिया। उस वक्त वह इन्हीं पुरानी यादों के भंवर में फंसे थे बेटा। तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वह बच्ची कोई और नहीं थी, वो तुम थी महक।